चेला, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, अब लिखना बंद करो और फटाफट आंसर मिलाना शुरू करो। आपका समय शुरू हो चुका है, अब आप लिखना प्रारंभ करें। तुम्हारे पास अब 1 मिनट से भी कम का समय बचा है। चेला, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, अब लिखना बंद करो और फटाफट आंसर मिलाना शुरू करो।
हेलो हेलो हेलो, शुरू करें। 18+, 16+, 14+, 12+। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है एक ठोस पिंड की गति पर विचार करें जो किसी प्रकार से किल्कित या अस्थिर है। इस प्रकार के निकाय की संभावित गति सर्वोत्तम रूप से क्या कहलाती है? बताइए क्या कहलाती है? घूर्णन गति। क्वेश्चन कह रहा है एक ठोस पिंड की गति पर विचार करें जो किसी प्रकार से पाइवोट स्थित यानी पाइवोटेड और फिक्स है। इस प्रकार के निकाय की संभावित गति सर्वोत्तम रूप से क्या कहलाती है? विचार करें जो किसी एक प्रकार से किल्कित या स्थिर है, कोई एक पॉइंट पे स्थिर है वो। फॉर एग्जाम्पल ये इस पॉइंट पे स्थिर है, अब ये यहां से ऐसे घूम रही है। यही मामला है। एक पॉइंट पे जब ये अस्थिर होगा तो ऐसे ऐसे तो होगा नहीं, होगा क्या? ऐसे ऐसे नहीं होगा, तो इसका मतलब सिर्फ ऐसे ऐसे होगा। और कोई गति हो सकता है क्या? नहीं समझा। और एक पॉइंट पाइवोट का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पर अस्थिर। ये इस पॉइंट पे मान लो अस्थिर है और तब हमको गति करना थी। ये इधर तो जाएगा नहीं, जाएगा क्या? अंदर भी नहीं जाएगा। ये जब भी जाएगा अगर एक पॉइंट पे अस्थिर है तो ऐसे ही घूमेगा। इसका मतलब कौन सी गति संभव है? कुछ लोग कहेंगे सर वृत्तीय गति क्यों नहीं होगी, है ना? वृत्तीय गति और घूर्णन गति में अंतर है। ये एक फिक्स पॉइंट पर गति, फिक्स पॉइंट पर कोई वस्तु फिक्स हो और तब ऐसे घूमेगा, ये है घूर्णन गति। और ये ऐसे घूमेगा, ये है वृत्तीय गति। देखो ये ऐसे घूमेगा, ये है वृत्तीय गति, और ये ऐसे घूमेगा, ये है घूर्णन गति। ये पेन मेरा ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ये कौन गति है? वृत्तीय गति। और ये पेन यहां स्थिर है और ये ऐसे घूम रहा है, ये कौन गति है? घूर्णन। जैसे ले लीजिए लट्टू। लट्टू जान रहे हैं? लट्टू इज अ घूर्णन गति की वृत्तीय गति? कौन गति? अब समझ में आ गया होगा, बोलिए। जैसे कोल्हू में बैल जो है वो घूर्णन गति की वृत्तीय गति? घूर्णन गति। घड़ी की सुई घूर्णन गति। घड़ी की सुई घूर्णन गति है। समझ में आ रहा है? व्हाट इज द आंसर? क्वेश्चन है ना बढ़िया? क्या चीज का पूछा हुआ है? वेरी गुड। आरपीएफ सही मत बोलिए, आईएएस बोलिए। आईएएस में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हाँ जी सर। दोस्त हमारा कान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है नहीं, जोर से बोलिएगा सुनाई देगा। नहीं भाई, वो लट्टू हम भी देखे हैं। यहां पर ये पॉइंट इसका फिक्स रहता है और ये ऐसे 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 घूमते जाता है। तो ये पॉइंट इसको फिक्स ही मानेंगे। इसको क्या मानेंगे? फिक्स ही मानेंगे। वो अलग बात है कि वो पृथ्वी के साथ इधर उधर घूमता है, लेकिन पॉइंट तो उसका फिक्स न है। कौन सा नियम, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कौन सा नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, कौन अवस्था में है, या एक सीधी रेखा में नियत चाल से चल रही है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, या एक सीधी रेखा में नियत चाल से चलती रहेगी तब तक जब तक कोई बाह्य बल ना लगे? हमको तो लग रहा है ये पहला नियम है। सही है। क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब जस्ट मजाक कर लिया। कहते हैं अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, गति में है तो गति में रहना चाहता है, लेकिन तब तक जब तक कोई बाह्य बल ना लगे। ये कैवा नियम है? पहला है ना?
लेकिन यहां जो क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या एक सीधी रेखा में नियत चाल से चल रहा है तो वह विरामावस्था में ही रहेगा या सीधी रेखा में ही चलेगा जब तक कि बाह्य बल न लगे। ये न्यूटन का कहवा नियम है पहला। डॉल्टन ने क्या सिद्धांत दिया? परमाणु का बुनियादी सिद्धांत। कल तो बिहार पुलिस का जो क्वेश्चन है मेरे पास भी आया है, F=R/2 वगैरह खूब पूछा है। सीरीज में पैरेलल में रेजिस्टेंस में क्या होता है यही सब पूछा है। न्यूटन के तीसरे नियम का संबंध किससे है? संवेग संरक्षण से। इसका एग्जाम्पल कौन कौन है? रॉकेट है, बंदूक है, नाव से कूदने पर नाव का पीछे हटना है। न्यूटन के दूसरे नियम से F बराबर क्या है? ma। F बराबर क्या है? ma। हो गया? कल का आंदोलन देखे थे आप लोग? ऐसा आंदोलन इससे पहले देखे थे? और मास्टर साहब तक खोल नहीं पाया। हम बोले आज तो हम सुनेंगे नहीं। पूरा ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। ढेरी आदमी जो है उसको ट्वीट किया। अच्छा, ये तुमको बता रहे हैं, ये तो अंदर का बात है कि हम जब बुलाए तब वो 400-500 लड़का पहुंचा, जबकि 10,000 बच्चा पटना में ऐसा है जिसको दिक्कत हुआ है। आज हमको लगता है दूसरा टीचर बुलाता तो 2-4 को पहुंचता। उतना हम वीडियो बनाए, 1 लाख वीडियो का व्यूज है भर रात में, और तब जो है 500 बच्चा नहीं पहुंचा, जबकि बच्चा पहुंचना चाहिए था मैक्सिमम संख्या में। तो बच्चा जो है वो साफे, उसको गांधी जी बनना ही नहीं है देश, लेकिन उसको आजाद चाहिए। भगत सिंह उसको बनना नहीं है। और अभी आता है मेरे सेंटर पे, तो गुस्सा नहीं आएगा? तुम चोटा कल कहां था? कल तुमको जाके आरआरबी को नहीं बात कहेगा कि हमरा कहेगा। लेकिन अब ये मामला हुआ है कि जिसका जिसका एग्जाम में प्रॉब्लम हुआ है उस सबका फिर से एग्जाम होगा, इसकी 100% की गारंटी है। जिसका इसका एग्जाम में प्रॉब्लम हुआ उसका फिर से एग्जाम होगा। किसी द्रव्य के कणों के बारे में कौन सा कथन गलत है? बताइए कौन गलत है? एग्जाम में अब चला किसी भी प्रकार का अटपट नहीं कीजिएगा। आप लोग को एक चीज बता देते हैं, रेलवे का एग्जाम देने जाइएगा तो ऐसा नहीं करना है कि ऐसे अब देख रहे हैं आप फिर एक रात बतिया भी रहे हैं। इन्विजिलेटर उधर घूम गया, आप उधर ऐसे बतियाइएगा, 2 बार 4 बार बतियाइएगा, आपको जो है डिबार कर दिया जाएगा। मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर है, वेबकैम के थ्रू आप डिटेक्ट कर जाएगा। हुआ भी है 1-2 का, मेरे पास प्रूफ भी, हम टाइम नहीं मिल रहा है वीडियो बनाने का। मतलब आप अगर किसी से बात कर रहे हैं या ताका झांकी कर रहे हैं तो आप डिबार कर दिया जाओगे। तो हम बोले सर ये बात बता दीजिए, चोरी करने का पुराना आदत है इन लोगों का। कल बोल रहे थे चेयरमैन साहब की जो भी पकड़ा जाएगा सबको हम लोग डिबार कर देंगे। हम बोले पागल उगल हो गए हैं सर, ये आदत है पहले से। आप बताए कब की चोरी नहीं करना है, आप बता दे। बोले कि बताना पड़ेगा। हम बोले जी सर बताना पड़ेगा, यहाँ सारी डिग्रियां फर्जी है। मने मन बोले ओकरा नहीं बोले, अरे बताना पड़ेगा कि नहीं? वो कहते हैं जो जो कलम से लिखा है वो सब डिबार हो जाएगा। हम बोले पागल हो गए हैं, जकरा मौका मिला सब लिखा। अब बच्चा देखो कितना पगला है, वो कह रहा है ना वीडियो में कमेंट्स आके करता है मेरा एग्जाम अच्छा गया है, क्यों रद्द होगा? आपको तो चमकना है खुद, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हैं। और वो जो कह रहा है उसको पूरा पन्ना मिला है, वो मने मन कर रही है हमारे ने हो। लेकिन ये फेयर एग्जाम हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन वो बच्चा मेरा विरोध भी करता है। यही मास्टर का नंबर फिर से जो करल करल है वो गड़बड़ा जाएगा। रफ पेज पे लिख लिख के चुट्टा सा
कहता है किसी द्रव्य के, द्रव्य कह रहा है, द्रव्य मतलब के कणों के बारे में कौन सा कथन गलत है? द्रव्य के कणों की गति किसी भी बाह्य बल से अप्रभावित रहती है, यही गलत है। द्रव्य के कणों की गति बाह्य बल से अप्रभावित रहती है। द्रव्य के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सही है। और द्रव्य के कणों के बीच जगह होता है। ये सब है इनवैलिड क्वेश्चन, वैलिड नहीं है ये क्वेश्चन। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। अब पदार्थ होता है तीन प्रकार का, मेनली ठोस, द्रव और गैस, यही ना होता है। तो बता, द्रव्य के कणों की गति किसी भी बाह्य बल से अप्रभावित रहती है, ये भी गलत है। और द्रव्य के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये सही है, चलो ये मान लेते हैं, आकर्षित करते हैं। द्रव्य के कणों के बीच जगह होता है, इस सब के लिए लागू होगा क्या? ठोस के कणों के बीच जगह होता है क्या? नहीं होता, वो तो सटे सटे होते हैं, तो ये भी गलत है। और द्रव्य के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, ये भी गलत है। क्यों गलत है? इसलिए कि ठोस के कण गतिशील नहीं रहते। तो भैया तब तो यही ना इनवैलिड क्वेश्चन है। एकरा कहते हैं कौन क्वेश्चन? जबकि क्वेश्चन में होना चाहिए था कौन सही है, तब आंसर क्या हो जाता? ये क्वेश्चन विवादित है, अलग अलग जगह पर इसका आंसर अलग अलग मान लेता है लोग अपने मन से, जबकि ये क्वेश्चन ही विवादित है, इसका कोई आंसर निकालना संभव नहीं है। लेकिन तुम लोग कर लो कौन सही है। गलत है तब भी हम निकाल देंगे परसेंटेज बेसिस पे, कि मेरे पास यहाँ आओगे तो हम अलग अलग टाइम में थोड़ा अलग अलग आंसर बता देंगे का। क्योंकि अगर अलग अलग आंसर होता है, होगा, इसलिए होगा। देखो ये कहता है द्रव्य के कणों के बीच जगह होता है, तो जगह होता है तो किसमें किसमें जगह होता है? गैस में और ठोस, ये दोनों के लिए ये सही है। गैस और द्रव के लिए ये क्या है? सही है। द्रव्य के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये भी किसके लिए सही है? गैस और द्रव के लिए ये सही है। इसका मतलब ये अगर 33 दूनी 66% सही है, ये भी 66% सही है। 33% गलत है। द्रव्य के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यह भी किसके लिए सही है? ये तीनों के लिए सही है। ये 100% सही है। ये हो गया 66% सही। ये बनाने का जबरदस्ती कर रहे हैं हम, अगर कोई माई बाप नहीं है। ये 66% सही है, ये भी 66% सही। 33 या 99। इसमें आ जाओ, द्रव्य के कण किसी बाह्य बल से अप्रभावित रहते हैं। द्रव्य के कण किसी बाह्य बल से अप्रभावित रहते हैं, बाह्य बल लगने पर सब पर प्रभाव पड़ता है, ये 100% गलत है। ये 100% सही है, 66% गलत है। परसेंटेज कैसे दिए हैं? ठोस को 33%, द्रव को 33%, गैस को 33%। तो इसके हिसाब से ये आंसर आ गया। बोलन रे, हम बोले लेकिन हम ये कर क्या रहे हैं? जबरदस्ती। जबरदस्ती समझता है, झूठे के आंसर बना दिए। अगर हम इसको कैलकुलेट करें, ये कैलकुलेट करने का तरीका कदाचित नहीं है, इसलिए क्यों? आप बोलोगे क्यों सर? तो हम जो कह रहे हैं ठोस के कणों के बीच स्थान नहीं होता है। आप फॉर्म ले लीजिए, आप लकड़ी ले लीजिए, उसके कणों के बीच स्थान होता है। वो अलग बात है कि सबसे कम होता है। बोलन रे, इसलिए ये क्वेश्चन ही इनवैलिड है, इसका कोई वैलिड जवाब हो नहीं सकता। आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के डैश अभिग्राहिता पर लागू होता है। बताओ क्या होगा? किस पर? ए की बी की सी की डी, डी फॉर डॉग। बोलो ना, इनर्शियल फ्रेम पर। यह है क्या? आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत कहता है मेरे सापेक्ष में तुम्हारी गति या एक के सापेक्ष में दूसरे का द्रव्यमान, इसको कहते हैं आपेक्षिकता का सिद्धांत। एक के सापेक्ष में दूसरे का हाइट, एक के सापेक्ष में दूसरे का द्रव्यमान, एक के सापेक्ष में दूसरे की गति। अगर मेरे सापेक्ष में तू अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, मेरे सापेक्ष में ये पंखा गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है, और यही गुण जड़त्व कहलाता है। और इसी को हम लोग इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। कौन फ्रेम कहते हैं?
इसीलिए आंसर हो जाएगा इनर्शियल फ्रेम। स्टेशनरी फ्रेम होता नहीं है, एक्सेलरेटेड फ्रेम होता है। जब एक के तुलना में दूसरा एक्सेलरेट कर रहा हो, उसकी गति बढ़ रही हो, तब कहेंगे एक्सेलरेटेड फ्रेम। ये कुछ होता नहीं है। एक्सेलरेटेड फ्रेम मतलब हम हैं 10 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से और अगला है 20 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से, कुछ सेकंड के बाद हम हो जाएंगे 12, वो हो जाएगा 40। इसको कहते हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है अपेक्षिकता के लिए, मेरे सापेक्ष तुम्हारी गति, तुम्हारे सापेक्ष मेरी गति। क्लियर? इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? टी फॉर डॉग। एक आंसर बता। कहता है एक ट्यूब के माध्यम से छवियों को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रिज्म, लेंस या दर्पण की प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले ऑप्टिकल उपकरण को क्या कहते हैं? एक ट्यूब के माध्यम से छवियों और प्रतिबिंब को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रिज्म, लेंस या दर्पण की प्रणाली में उपयोग किए, ये ट्यूब हम लोग यूज करते हैं। और ये मान लीजिए कोई वस्तु है, ये कोई क्या है? वस्तु है। इसी को ना पेरिस्कोप कहते हैं। पेरिस्कोप में कितने दर्पण होते हैं? 2 कोण दर्पण होते हैं। कितना डिग्री पर? हाँ, 45 डिग्री। इसका काम क्या है? बंकर में छुपकर या समुद्र में छुपकर वस्तु को देखना। और यह किस सिद्धांत पर काम करता है? अरे यहां किरणें आती है, परावर्तित होकर यहां आती है, तो परावर्तन के सिद्धांत पर ना। लिख लो। कैलिडोस्कोप को हम लोग बहुरूपदर्शी कहते हैं। हो गया? कैलिडोस्कोप को बहुरूपदर्शी भी कहते हैं और यह भी परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर काम करता है? परावर्तन के। पढ़ें? बता, निम्नलिखित में से किसमें किसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है? G2O ना। और कौन? ग्रेफाइट ना। ये तो मार दिए होंगे। सीमेंट को पीसने की प्रक्रिया के दौरान पाउडर क्लिंकर में जिप्सम मिलाने का क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य बताइए? पीसने की प्रक्रिया के दौरान पाउडर क्लिंकर में जिप्सम मिलाते हैं। जिप्सम क्या करता है? जमाव दर को तेज करता है कि धीमा? तेज कौन करता है? एल्यूमिना। देखो, सीमेंट का खोज कौन किया था? जोसेफ आस्पर्डीन। कौन खोज किया था? जोसेफ आस्पर्डीन। इसमें अधिकतम कौन होता है? अधिकतम मात्रा होती है कैल्शियम ऑक्साइड की। और जिप्सम जो इसमें मिलाते हैं, ये जमाव दर धीमा करता है।
एल्यूमिना मिलाते हैं कि जमाव दर तेज करता है। एल्यूमिना जमाव दर को क्या करता है? तेज। जिप्सम जमाव दर को क्या करता है? धीमा। कहेगा सीमेंट में सबसे अधिक क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। सीमेंट का खोज कौन किया? जोसेफ आस्पर्डीन। हो गया? आंसर बताइए। 3 नंबर मार दें? यदि दोलन करने वाले लोलक पर आधारित घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो क्या होगा? टी बराबर होता है 2 पाई √L/G। जी का मान घटेगा ना, चंद्रमा पर तो जी का मान G/6 हो जाता है, तो जी का मान घटेगा, टी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। आंसर बताइए। जी का मान चंद्रमा पर घटेगा तो टी का मान बढ़ेगा, और टी का मान बढ़ता है यानी आवर्तकाल का मान बढ़ेगा, तो तेज की सुस्त क्या होता है? सुस्त हो जाता है। हम्म, हो गया? आंसर बताइए। ए। अरे जाने आने में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल। और जाने आने में लगा समय अगर कम है इसका मतलब तेज है कि सुस्त है? तेज है। और जाने आने में लगा समय ज्यादा है, क्या है? सुस्त है। आप पढ़े होंगे तो जरूर गुरुजी आपको पढ़ाए होंगे, टी का मान अगर कम है तो क्या है? तेज। और टी का मान अगर अधिक है तो पढ़े? क्या मामला है बताइए। एक पिंड आधी दूरी वेग v1 से और अगली आधी दूरी v2 से तय करे तो पिंड का औसत वेग क्या होगा? ये हमेशा ध्यान रखिएगा, दूरी समान होगा तब औसत वेग जो होगा हो जाएगा 2v1 v2 / v1 + v2। और अगर समय समान होगा तब जो औसत वेग होगा वो हो जाएगा v1 + v2/2। इसमें दूरी समान है तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। दूरी समान होगा तो औसत वेग 2v1 v2/v1 + v2, और समय समान होगा तो औसत वेग v1 + v2/2। हो गया? अरे हुआ? बता, जिन कणों की चिरसम्मत भौतिकी के नियम लागू होते हैं उनका आकार क्या होता है? यह 10⁻⁻6 -7 8 -4 क्या होगा आंसर? -7 नहीं होगा, -7 से बड़ा होगा। वो जो आकार होगा, आकार जो होगा वो -7 से क्या होगा? बड़ा होगा। देखो ये क्या मामला है। जिन कणों पर भौतिकी के नियम लागू होते हैं उनका आकार 10⁻⁷ से बड़ा होगा,
यानी माइक्रोन में उसका आकार 10⁻7 से बड़ा कितना? -6 बड़ा है कि छोटा? बड़ा ना है। कम से कम माइक्रोन में साइज होगा तभी आप भौतिकी के सारे गुणों को लागू कर पाइएगा। लिखिएगा, भौतिकी के सभी गुण तब लागू होते हैं भौतिकी के सभी गुण तब लागू होते हैं जब जब कण का आकार कम से कम माइक्रोन में हो। जब कण का आकार कम से कम किसमें हो? माइक्रोन में हो। चिर सम्मत का मतलब होता है अनुशंसित। अनुशंसित का मतलब होता है जिस पर लागू होता है। ध्वनि का चाल अगर भी और माध्यम का घनत्व रो के बीच क्या संबंध है? हमको तो जहां तक पता है भी बराबर √p/ρ होता है। पढ़े हैं न्यूटन के अनुसार, लाप्लास के अनुसार गामा p/ρ होता है। तो चलो इसी को अगर मानते हैं, स्क्वायर रूट इस साइड आएगा तो v² बराबर p/ρ हो जाएगा। अब p को p फॉर प्रेशर है, रो डेंसिटी है, तो v² इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ρ हो जाएगा अगर हम p को कांस्टेंट मानते हैं। तो बताइए कौन सा संबंध हो जाएगा? क्या दिया आंसर, ए कि बी? हो गया। अगला, जब प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब क्या होता है? जब प्रकाश उसकी आवृत्ति में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सघन से विरल में जाएगा। बढ़ेगा कि घटेगा? सारा चीज बढ़ेगा। विरल से सघन में आएगा, सब कुछ घटेगा। सही है। जो भी बच्चा चला, अगर आप नहीं भी पढ़े हैं ना तो आप फिर से 0 लेवल से पढ़ना शुरू कीजिए, हो जाएगा। अरे बहुत लोगों को तो पता ही नहीं चल रहा होगा ये हो क्या रहा है। अगर आप नया नया टेस्ट में आए हैं और आप पढ़े नहीं हैं तो आप पढ़िएगा तब बनने लगेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। जो बच्चा अगर फिजिक्स पढ़ा होगा, केमिस्ट्री पढ़ा होगा, बायो पढ़ा होगा तो उसको पता है कि भैया एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नहीं तो ये वही बात हो गया, चला समुद्र में कोई पत्थर आप खोज रहे हैं, मिलेगा नहीं कभी। इसके लिए प्रॉपर वे में आपको ये चीजें पढ़नी होंगी। किसी भी टीचर से पढ़िए, लेकिन प्रॉपर वे में सब्जेक्ट को पढ़िएगा, तब क्वेश्चन डिस्कशन कीजिएगा, तब पता चलेगा। बहुत लड़का तो ऐसा है, साफे ओकरा कुछ नहीं बुझा रहा है, हम देख रहे हैं ओकरा नहीं बुझा रहा है। करे रे तोरा बुझा रहा है, स्टैंड अप। तोरा कुछ बुझा रहा है? ये बुझा रहा है? पता नहीं, हमरा नहीं लग रहा है। बताओ तो ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाएगा, कौन सी घटना है? कौन सी घटना है? हमरा पता है, तोरा नहीं बुझा रहा है। विद्युत धारा का सही मात्रक बताओ। छोटा कहता है मोल। बेटा अगला बताओ, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति
50 सर्ज है। 2 सेकंड में कंपनों की संख्या कितनी होगी? पक्का? 2 सेकंड में कंपन, 1 सेकंड में जो कंपन की संख्या होती है वही ना आवृत्ति होती है। 1 सेकंड में कंपन की संख्या कितनी? 50 सर्ज। तो 1 सेकंड में कंपन की संख्या 50 कंपन मान लें, बोलवे नहीं करेगा। तो कह रहा है 2 सेकंड जितना हर्ज उतने ना कंपन, प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, बोलवे नहीं करेगा। 1 सेकंड में कितना कंपन? 50। तो 2 सेकंड में कितना? 100। है जुगाड़ू क्वेश्चन, लेकिन यही एग्जाम हॉल में होवे करता है। अधातुएं सामान्यतः विद्युत का कुचालक है, हालांकि ग्रेफाइट विद्युत का एक सुचालक है। क्यों? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। यही आंसर होगा ना। लिख लो, सुचालक होने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन का होना अनिवार्य है। सुचालक होने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन का होना क्या है? अनिवार्य है। सुचालक होने के लिए किसका होना अनिवार्य है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। सेल्सियस में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने के बराबर होता है? C-0 बटा 100-0 F-32। C कितना है? निकालना है। C बटे 100 कर दो, F का मान 5-32, आप बटाई कितना हो जाएगा? 180। सॉल्व कर दो, C के लिए आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? पढ़े? बिहार पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी आई है अभी, जिसमें नहीं देखा है, 4300 प्लस सीट है। 4300। कितने लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है? जो आप चला, तुम इस जॉब को अगर छोटा मानते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनको करना है उनको तो करना है। 4300 प्लस अप्रॉक्स वैकेंसी है, और इसमें पहले पीटी होगा, पीटी के बाद तुम्हारा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जैसे बिहार पुलिस में होता है, और उसके बाद ड्राइविंग स्किल टेस्ट होगा। ये 3 टेस्ट है, और न्यूनतम आयु 20 साल है और अधिकतम आयु 25 साल है। 1 साल पहले का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है। हमारे यहाँ ऑफलाइन में भी उसमें कर क्या दिया है, 100 नंबर का टेस्ट होगा, जिसमें 60 नंबर तुम्हारा होगा नॉर्मल जीके जीएस मैथ रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर नहीं है, और 40 नंबर जो तुम्हारा होगा वो तुम्हारा ड्राइविंग से रिलेटेड, यानी तुमको डीजल इंजन के बारे में पता है कि नहीं, पेट्रोल इंजन पता है कि नहीं, मोटर व्हीकल एक्ट पता है कि नहीं, टायर क्या क्या काम है ये पता है कि नहीं, क्लच का काम पता है कि नहीं, गियर का काम पता नहीं है कि नहीं, मतलब कंप्लीट डीजल इंजन पेट्रोल इंजन का सारा पार्ट से 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं तकनीकी भाषा में ट्रेड। इसमें हेल्थ एंड सेफ्टी का भी क्वेश्चन है, मोटर मैकेनिक एक्ट से भी क्वेश्चन रहेगा। भारत का जो मोटर मैकेनिक एक्ट है, सिंबल से भी क्वेश्चन होगा, जैसे नहीं रोड पर लिखा रहता है प्लस मतलब डॉक्टर, लेफ्ट लें राइट लें, लाल का क्या मतलब है, वगैरह वगैरह, वहां से भी क्वेश्चन रहेगा। और ये रहेगा 40 नंबर का। इसका ऑनलाइन में भी बैच उपलब्ध है परसों से 499 में, और ऑफलाइन में भी बैच उपलब्ध है 3100 रुपया में। जिनका तुम नहीं, जो भी करना चाहेंगे तुम्हारे यार दोस्त कोई भी, तो उनको आप कह सकते हैं। परसों से हमारे यहाँ ऑफलाइन में बैच मंडे से स्टार्ट हो रहा है, मंडे से। जो भी लोग, चूंकि हमको लगता है कोविड के बाद पहली बार ये वैकेंसी आई है, बहुत लोग इसी के इंतजार में ही थे। तुम्हारे लिए, जिसके लिए नहीं है उसके लिए नहीं है, लेकिन जिसके लिए है उसके लिए तो बहुत बड़ा है। तो जिनको भी तैयारी करना हो 2-4 महीने के लिए पटना आके तैयारी कर सकते हैं। 4 महीना लगेगा टाइम, 3 साढ़े 3 महीना कम से कम।
और 20 तारीख से इसका फॉर्म अप्लाई हो रहा है। अगला बता क्या होगा आंसर। ये किसका सिद्धांत है रे? हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत है। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत के सामने लिखिएगा, इस सिद्धांत के अनुसार अगर संवेग अस्थिर है, अगर संवेग अस्थिर है तो गतिज ऊर्जा संवेग अस्थिर को काट के लिखो निश्चित। संवेग निश्चित है तो गतिज ऊर्जा अनिश्चित होगा। संवेग निश्चित है तो गतिज ऊर्जा अनिश्चित होगा। और अगर संवेग अनिश्चित है, और अगर संवेग अनिश्चित है तो गतिज ऊर्जा निश्चित होगा। संवेग अगर अनिश्चित है तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? निश्चित होगा। इसी का ये समीकरण है। डेल्टा पी, पी संवेग है, ये स्थिति है। स्थिति भी कह सकते हैं। संवेग अनिश्चित तो स्थिति अनिश्चित, संवेग निश्चित तो ये अनिश्चित। रुक जाए यार, डेल्टा पी हो गया संवेग, ई हो गया स्थिति। ये अगर निश्चित होगा तो ये अनिश्चित होगा, ये अनिश्चित होगा तो ये निश्चित होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्बो का सिद्धांत किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रॉन का के कक्षा में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं ना, 1s2 2s2, इलेक्ट्रॉन के कक्षा में भरने से पॉली ने अपवर्जन का सिद्धांत दिया। और हेनियस अगर हम कहें तो ये अम्ल क्षार के बारे में बताया था। जो H+ देगा वो अम्ल है, जो OH- देगा वो क्षार है। जो H+ देगा वो अम्ल है, जो OH- देगा वो क्षार है। ये किसने कहा था? अर्हेनियस। सारे लॉज अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत वही है, संवेग निश्चित स्थान अनिश्चित, संवेग अनिश्चित स्थान निश्चित। बता, कोई व्यक्ति को भूख लग रहा है, ग्लाइकोजन खाएगा, सही है ना? हमारे शरीर में स्टोर रहता है ग्लाइकोजन, हम लोग उसी को खाते हैं। सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होता है? वसा में। संपर्क विधि से क्या बनता है? अमोनिया की H2SO4 मार दें। हेबर विधि से क्या बनता है? अमोनिया। फेन प्लवन विधि से सल्फाइड एस्टर। हेबर विधि से अमोनिया, सल्फाइड एस्टर का निर्माण फेन प्लवन विधि से सल्फाइड एस्टर का निष्कर्षण। हेबर विधि से क्या बनता है? अमोनिया। फेन प्लवन विधि से क्या बनता है? सल्फाइड एस्टर का निष्कर्षण। हो गया? पढ़ें? बता, ग्रेव रोग, एक्टोप्थेल्मिक ग्वाइटर, थायराइड में वृद्धि के कारण डैश का अतिस्राव का कारण होता है।
क्या होगा? ए की भी किसी थायराइड हार्मोन का। किसका? टेस्टोस्टेरोन मेल है कि फीमेल है? हाँ, मेल ना। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्या है? फीमेल। बाकी कुछ खास आपके काम का नहीं है। एक आंसर बता। ए की भी किसी की डी। हाँ, डी फॉर डॉग। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतु, जब ये तंत्रिका तंतु दे दिया मतलब स्पाइनल को। आई रिब केज कहां से रिलेटेड है? ये सभी अंगों को यहाँ क्या देता है? सुरक्षा देता है, यही ना रिब केज है। हृदय, हृदय हो गया, मांसपेशी, मांसपेशी हो गया। रिब यही ना है ये। इसी को पिंजरा टाइप का बना हुआ है, इसलिए उसको रिब केज, केज मतलब होता है पिंजरा। थैंक यू वेरी मच।